हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 8 की ओर आ रहे हैं। आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड, हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि आपको बुक पढ़ना है। अभी आप पिछला पीटी एग्जाम देख लीजिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या 2026 का पीवाईक्यू देख लीजिए, या जब जो भी पीवाईक्यू आप 2-3 साल का आप देख रहे हैं, तो आपको एक चीज आइडिया होगा उसमें कि अगर आप बुक को लाइन बाय लाइन और बिल्कुल क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में इतना क्लोज ऑप्शन देता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूजन में आ जाएंगे, वेरी क्लोज ऑप्शन। और इतना लंबा क्वेश्चन रहता है, उसके बाद ऑप्शन ABCD से पहले लगभग आधा पेज लिखा जाता है, तो आपको कंप्रीहेंशन करना पड़ता है, क्वेश्चन समझना पड़ता है, और ऑप्शन भी क्लोज रहते हैं। तो पहला चीज है कि क्वेश्चंस आर लेंदी, और दूसरा है कि क्वेश्चंस लेंदी मतलब को चाहता है आपका एग्जामिनर कि आप लेंदी टॉपिक को पढ़ें, और दूसरा उसका रहता है कि कुछ ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शन क्लोज, तो आंसर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने बुक को पढ़ के, अब पढ़ने का एक टेक्निक है कि जब आप पढ़ते हैं तो आंख बंद करके सोचिए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देगा वो, और उसके बाद बोलेगा इसमें से जो क्या इन्फ्रेंस निकलता है, और उसके बाद 3 इन्फ्रेंस निकालेगा, और बोलेगा 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, और ओनली 3 करेक्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि आप पूरा पेज आप ढंग से पढ़े हैं। तो जो हमारा स्टडी का जो पैटर्न है कंटेम्पलेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक कंटेम्पलेशन का नहीं करेंगे तब तक आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट एंड डू द बुक रीडिंग, एंड एज वेल एज वी हैव टू स्टडी कि व्हाट डज इट मीन। कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट किसमें आता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the fundamental rights spanning the article 12 to 35। किस आर्टिकल से आएंगे, आर्टिकल 12 to 35। कितना से आएंगे, आर्टिकल 12 to 35, करेक्ट। बी अटेंटिव, है ना, आपका दिमाग जो है क्लास और सिस्टम पे लगा रहना चाहिए, ठीक। तो इंस्पिरेशन इसका जो है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है, इंस्पिरेशन कहाँ से आया है, ये इंस्पिरेशन हमको आया है यूएसए से। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, द अदर नेम ऑफ। अब देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन निकल सकता है कि मान लो 3 स्टेटमेंट दे देगा, अब बोलेगा विच 2 आर करेक्ट, विच 3 आर करेक्ट। तो यूएसए से हम फंडामेंटल राइट्स लेते हैं, ये एक सेंटेंस हो सकता है। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ये एक सेंटेंस हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं यूपीएससी। वो चाहता है कि स्टूडेंट या कोई ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि ऑफिसर के पास कोई फाइल आए तो फाइल का लाइन बाय लाइन ऑफिसर पढ़े, समझे फाइल को, और समझ के कॉम्प्रिहेंड करे, और फिर समझे व्हाट इट इज और व्हाट इट इज नॉट। यही नहीं समझना है, यही यूपीएससी सिस्टम बनाया हुआ है। तो साइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके लिए एक ही उपाय है कि आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए। पार्ट 3 को कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहते हैं। व्हाट इज मैग्ना कार्टा, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, और इसको जो है आप अपने विकिपीडिया पे जाइए, मैग्ना कार्टा देखिए। आपको ब्रिटेन की हिस्ट्री में 12th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा का इंपॉर्टेंस पर छोटा सा राइटअप लिखना चाहिए। और ये आपका जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स है। व्हाट इज द वर्ड जस्टिसिएबल, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल दिया ही गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी जस्टिसिएबल, मीन्स कोर्ट में स्टैंड करना चाहिए। अगर आपका राइट ले लिया गया तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट विल रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ ज़्यादा इलाबोरेट है इन कंपेरिजन टू जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से भी ज़्यादा है। यूनिवर्सल गारंटी है, ये सभी इंडिविजुअल्स को ये देता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल। सो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड जो हमने यहाँ दिया है, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्यों फंडामेंटल राइट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई फंडामेंटल राइट। हम जानते हैं ना 4W1H में पूरा एग्जाम, पूरा सिलेबस चलता है 1H। तो मेंस में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, चेक्स एंड बैलेंस है
कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और ये जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी माना जाता है इसको। द फंडामेंटल इन द सेंस आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, मीन्स ये बहुत जरूरी है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट गारंटी सर्टेन राइट्स। We create the state and in return we are getting certain rights. Original and present classification of rights, पहले क्या था? 7 थे, previously it was 7, now it is 6, यही बात करता है। कौन हट गया भाई? तो ये जो राइट टू वेल्थ जो है, जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, वो वाला राइट को हटा दिया गया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज 7 फंडामेंटल राइट्स, नाउ इट हैज ओनली 6। ये आर्टिकल 31 ये है, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 को हटाया और बाद में इसको जोड़ दिया 31A के साथ। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो ये जो फंडा राइट 7 राइट्स है, ये डिफरेंट कैटेगरी में है, जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, ये आपको याद करना पड़ेगा। 14 से 18 में क्या है, 19 से 22 में क्या है, ये लिखना पड़ेगा आपको। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ट्रैफिकिंग है, बेगर का है, भीख मांगने का, किसी से जबरदस्ती काम करवाने का। ये जब रिलीजन की बात आ गई तो 25+, 25 and 18। और यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स करीब करीब इससे जुड़ता है 29-30, 25 से 30 तक यहाँ रिलीजन एंड कल्चर की बात हो रही है। राइट टू प्रॉपर्टी 31, और ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है कि ये आपका पहले ओरिजिनली देयर वर 7 राइट्स जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये आर्टिकल 31 हैज बीन रिमूव्ड। यही है कि 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 के एक्ट से इसको डिलीट किया गया। इट वाज रिमूव टू फैसिलिटेट एग्रेरियन रिफॉर्म्स, को डिलीट किया गया ताकि खेती में सुधार किया जा सके। खेती लैंड पर डिपेंड करता है, अगर हमें खेती में सुधार करना होगा तो हमें फार्मलैंड बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, वहाँ पर मॉडल फार्म्स बनाने पड़ेंगे, तो उस समय गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है, प्रॉपर्टी को ले सकती है ना। दैट्स वाई। एंड कभी किसी के पास अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, उसको प्रॉपर्टी से कुछ ले लिया जाएगा और गरीबों में बांट दिया जाएगा। सीलिंग एक्ट जो हम बात करते हैं, किसी का प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसको सीलिंग कर दिया जाएगा और वहाँ से प्रॉपर्टी लिया जाएगा। दैट्स वाई आर्टिकल 31 जो है इट वाज रिमूव्ड। तो आर्टिकल 31 इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट, लेकिन लीगल राइट है। अगर किसी से आप उसकी प्रॉपर्टी लेते तो क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये जो है आर्टिकल 300A के पार्ट 12 में इसको जो है इसको दिया गया है, नॉट रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31, लेकिन आर्टिकल 300A पार्ट 12 में इसको ले जाते हैं हम। तो दे आर प्रेजेंटली देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। चलिए हम लोग आगे के जो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नॉर्मली ये जो है बड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ फीचर्स जो है सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। कुछ फीचर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉरेनर्स को क्या क्या राइट्स है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, तो आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि आर्टिकल 15 क्या है, 16, 19 आपको तो पता ही है, 14 से 16 राइट टू इक्वलिटी है, 19 फिर यहाँ पर आप 29 मीन्स रिलीजन से रिलेटेड है, 30 कल्चरल राइट्स, 29, 30 कल्चरल है। तो ये अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि विच आर द आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। और बाकी जो राइट्स हैं इसके अलावा अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, वेदर सिटीजन्स, फॉरेन्स और लीगल पर्सन्स, लाइक कॉरपोरेट को, कंपनीज को, इन सबको मिलेगा बाकी राइट्स। तो आप
जैसे 15 तो ओनली सिटीजन्स, लेकिन 14 जो है वो बाहर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, 21 बाहर वालों के लिए भी है। सो द सेकेंड पॉइंट जो है ये आपका फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मान लिया क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में, तो आपको ये याद रहना चाहिए टर्म्स कि भाई अवेलेबिलिटी क्या है, नॉट एब्सोल्यूट क्या। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट लोग याद रखते नहीं है, सोचते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, लिखा जाएगा, वो पीटी पर फोकस करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। पीटी का फोकस करने से ज़्यादा जरूरी है कि मेंस को ऑब्जेक्टिविटी में पढ़िए, सो दैट कि ऑब्जेक्टिव आंसर आप मेंस में लिख पाए। अगर वो आपने डेवलप कर लिया मेंस लिखने का तरीका, ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने का, जैसे हम लोग उसी तरीके से निकले कि हम लोगों ने मेंस के आंसर को ऑब्जेक्टिविटी में लिखने का कोशिश करते रहे। एज ए रिजल्ट पीटी एग्जाम आराम से निकलता था, है ना। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स नॉर्मली जो हैं वो खाली पीटी फोकस करते हैं। तो पीटी फोकस करते हैं, सो नॉट एब्सोल्यूट, ये जो है आपका एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is decided by the court. So there are always reasonable restrictions. ये आपको याद रखना पड़ेगा, restrictions है। So balance between right of the individual, those of the society as a whole. Now these rights are in giving guarantee to the citizens, and they are sometimes against the action of the state. So they are against the arbitrary action of the state. These rights guarantee that citizens have got these rights, nobody can take them. It is against the state, it is restricting the state. And few exceptions like those against state action, against the action of private individuals, like abolition of untouchability under Article 17. ये जो है आपको लोगों को, अगर कोई भी व्यक्ति, इवन द पर्सन, नॉट ओनली स्टेट, अगर वो अनटचेबिलिटी वाले प्रैक्टिस में पकड़ा गया तो ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर, सम ऑफ द कैरेक्टर्स तो जो है आपका स्टेट के ऊपर में है, कुछ पॉजिटिव है कि लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जस्टिसिएबिलिटी हमने पहले भी बोला है कि दे आर जस्टिसिएबल, अगर मान ली इन्फ्रिंज होता है यू कैन मूव टू द कोर्ट, आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं। डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, जो हमने बताया भी फंडामेंटल राइट है, और 226 के अंदर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 एंड इफ यू गो टू द हाई कोर्ट इट इज अंडर आर्टिकल 226, वन कैन गो टू द कोर्ट इफ सच राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, वायलेटेड। दीज आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का, देयर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये लाइन को याद करके रखिए। एंड कोर्ट इज टेलिंग दैट दिस कैन बी डन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट, पार्लियामेंट कर्टेल और अपील बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एक्ट से नहीं होगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं हटा सकते फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। सो केशवानंद भारती केस 1973 को याद रखिएगा, इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि यू कैन नॉट कर्टेल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस बोलता है कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। In fundamental rights, one word, this is very important, the suspension during emergency. इमरजेंसी के दरमियान ये सस्पेंड हो जाता है। The right guaranteed by Article 2021 जो है ये क्या है कि कोई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 2021 लिबर्टी की बात करता है कि अनलेस द गिल्ट इज नॉट प्रूव्ड बाय द कोर्ट, by all means person should be treated as innocent unless the guilt is not proved by the court. So the rights guaranteed by the Article 2021, protection in respect of conviction for the offences and right to life and personal liberty cannot be suspended under any circumstances. ये बड़ा important rights है।
सिक्स फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 का याद कर लीजिएगा, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। मान लीजिए बाहरी मुल्क ने आक्रमण कर दिया, वार है, इस एक्सटर्नल इमरजेंसी है, तो इस कंडीशंस में जो है आपका सिक्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, सिक्स फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम वर्ड इज प्रॉपर, सिक्स फ्रीडम्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, ये आपका ऑटोमेटिकली जो है सो खत्म किया जाता है। अब हम इसको बात करते हैं लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, दैट इज आर्टिकल 31A एंड 31B, राइट टू प्रॉपर्टी। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे थोड़ा पहले। The scope of operation is explicitly limited to three specific constitutional provisions. Article 31A protects law providing for acquisition of the states, कि किसी के प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करना है तो वहाँ आर्टिकल 31A validates certain acts and regulations included in 9th schedule to protect them from the judicial review. आर्टिकल 31B जो है ये जुडिशियल रिव्यू से मना कर देता है, आर्टिकल 31B। एंड आर्टिकल 31C protects law giving effect to certain directive principles of state principles. Certain directive principles like the state के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बेनिफिशियरी मेजर्स लेना है, तो इस कंडीशन में राइट अंडर आर्टिकल 31C ये जो प्रोटेक्ट कर देता है। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शंस इन आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज में फंडामेंटल राइट्स अप्लीकेबल बहुत हद तक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर देश की सुरक्षा का सवाल होता है। मार्शल लॉ लग गया, किसी देश में अगर लड़ाई चल रही है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, उस कंडीशन फंडामेंटल राइट नहीं होता है। इन्फोर्सेबिलिटी बाय द पार्लियामेंट ओनली अंडर आर्टिकल 31, मोस्ट ऑफ द राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, और ये जो है एक्सक्लूसिव पावर है। सच ए लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, ये फंडामेंटल राइट्स में कोई भी जो अगर आपका कुछ इन्फोर्सेबिलिटी है तो पार्लियामेंट में है। ये पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया हुआ है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय द पार्लियामेंट, आर्टिकल 35 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि while the most of the rights are directly enforceable, a few require a specific law to enforce them, exclusive power. Such a law can be made only by the parliament. It ensures uniformity throughout the country regarding the nature of the rights and their punitive measures. So these are the basic features of the fundamental rights. So you require to write these things. What are the basic features of the fundamental rights? That can be a question for the main examinations. अब हम लोग थोड़ा आर्टिकल वाइज देखते हैं। फीचर्स तो हमने देख लिया है कि अंडर आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है अंडर पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट। व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट? जो स्टेट वर्ड जो आपको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट? स्टेट डजंट मीन ओनली द राज्य, दिस प्रोविंस, स्टेट, बिहार राज्य, यूपी। स्टेट रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो। दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में स्टेट का मतलब पूरा मुल्क भी होता है, पूरा देश भी होता है, यूनियन गवर्नमेंट भी होता है। Here the important word is state. It is having a wider interpretation. Wider interpretation means कि ये definitions काफी broad है। Are the action of any of the agencies like ONGC मान लिया है, रेलवे हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हुआ, even the private person, ये भी sometimes get the status of a state. So जो भी citizens के fundamental rights को violate करता, मान लिया कि एक दरोगा है, वो किसी का पर्पस को जानबूझ के वो उसको डिटेन कर लिया, तो हियर ही इज कमिंग अंडर द पर्सनली ही इज कमिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट। सो दैट इज द फंडामेंटल राइट वायलेशंस, है ना। सो फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं होगा तो यूपीएससी यहीं से आपको गेम खेल जाएगा और आपका एग्जाम में नंबर कम आने की संभावना रहेगी। दूसरा है कि एनी राइट्स विच आर इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वाइड। तो ये आर्टिकल 13 है, ये बिल्कुल ही क्लियर है। डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। अगर बोला जाए कि कौन सा आर्टिकल बोलता है, यही क्वेश्चन पूछ देगा, तो दैट इज द आर्टिकल 13। इसको मीनिंग को समझ लीजिएगा।
आर्टिकल 13 मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, और कोई इसका इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, डेरोगेटरी हो गया, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट राइट विल बी वायड। तो इट मीन्स दैट ऐसे केस में डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन बन जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का जो राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दैट इज द आर्टिकल 32। अगर हाई कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल 226। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टेक अवेज। द वाइड डिफिनीशन ऑफ लॉ, दैट इज द आर्टिकल 13। लॉ कहाँ डिफाइन होता है? लॉ कहाँ डिफाइन होगा? आर्टिकल 13। स्टेट कहाँ डिफाइन होगा? आर्टिकल 12। ये आपको मैचिंग में आ जाएगा। तो मतलब कि आप हर तरीके से चैप्टर को आपको पढ़ के आपको क्वेश्चंस निकालना होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। दैट्स व्हाई ए मेंटर इज रिक्वायर्ड, कि वो आपको लाइन लाइन के क्वेश्चन समझा देता है कि कहाँ कहाँ से निकल सकता है। तो आर्टिकल 13 इसमें क्या है? परमानेंट लॉ किस तरीके का है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। टेम्प्रोरी लॉ, लाइक मान लिया पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कैबिनेट बैठ सकता है, प्राइम मिनिस्टर अपने 6 मिनिस्टर के साथ बैठ जाएंगे, लॉ बना देंगे। दैट इज नोन एज द ऑर्डिनेंस। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। अब बाद में प्रेसिडेंट उसको इनेक्ट कर देता है या गवर्नर इनेक्ट कर देता है। स्टैट्यूटरी एक्सपेरिमेंट्स, समटाइम्स इट इज द डेलीगेशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसके अंदर में है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कम्स अंडर आर्टिकल 13, लाइक ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस। ये बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमें लगता है 2 साल पहले का। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, समटाइम्स प्रेसिडेंट्स आर देयर, कस्टम्स आर देयर। तो लॉ के अंदर में 4 चीज़ें आती हैं, याद करके रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पीटी में आ सकता है। सो आई फाइंड दैट कि ये जो है आपका जो डिफिनीशन है इसमें कि एक्सपेंसिव डिफिनीशन मीन्स दैट नॉट ओनली लेजिस्लेटिव एक्ट बट ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कस्टम्स, ये सब भी आपके लॉ के अंतर्गत आता है। और इवन रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल कस्टम कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। कोई कस्टम ही चल रहा है और वो कस्टम जो है सो हम फंडामेंटल राइट्स, जैसे कभी देखें सबरीमाला केस इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सो आर्टिकल 13 वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट रिवॉल्व अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर आता है? नो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो है आपका जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कहाँ पर आया भाई? तो केशवानंद भारती केस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि केशवानंद भारती केस को आप यूट्यूब पे या कहीं पर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस पर लेक्चर दिया है, अलग से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल क्लियर कर देता है केशवानंद भारती केस इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो ज़रूरी है कि केशवानंद भारती केस को पर हम लोग का काम करें। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स। एक बार ग्लांस में लेते हैं इसको कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को याद कर लीजिएगा, व्हाट इज दैट? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके बीच में डिफरेंशिएज हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि मान ली कि कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत में थोड़ा सा आपको प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का प्रोविजन किया गया है, मंडल कमीशन या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। आर्टिकल 17, वेरी इंपॉर्टेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन एंड प्रैक्टिस। आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल जो राय बहादुर, राजा महाराजा, ये टाइटल हटा दिया गया और मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स दिया जा सकता है। हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम? दीज आर दी 6 फ्रीडम्स। कभी कभी यही पूछ देता, विच आर दी 6 फ्रीडम्स? तो स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज।
कि भाई कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है, जब तक कन्विक्टेड नहीं है आदमी इनोसेंट माना जाएगा। आर्टिकल 21 जिसके अंतर्गत हम हवा पानी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A ये इसके अंदर आता है, जिसके अंतर्गत एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेज। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम लोग पहले भी पढ़े हैं 23, 24। 23 में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, किसी से बेगारी नहीं कटवा सकते, बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, इस सबको आपको पढ़ के याद कर लेना होगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, हर आदमी अपने रिलीजियस अफेयर को कंडक्ट कर सकता है। फ्रीडम पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, रिलीजियस चीज़ों में मंदिर में दान देते हैं टैक्स नहीं लगेगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में जो चर्च का प्रेयर चलता है वो चला सकते हैं, बहुत जगह अपना अपना प्रेयर होता है वो चला सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर का माइनॉरिटीज को राइट्स है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। इन सबों को देख एक लाइन नोट करके और आपका काम है कि इसको अच्छे से इसको कर लेना। आर्टिकल 31 तो हट ही गया है। 31A, B, C के बारे में हम लोगों ने पहले बात किया है, जस्ट रिवाइज फ्रॉम द बुक्स। नाउ वी कम टू द राइट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, लिटिल बिट इन डिटेल, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी ईयर या एवरी अल्टरनेट ईयर परहैप्स इस टॉपिक से सिविल सर्विसेज पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। इंटरव्यू बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक है और किसी न किसी एग्जाम में आपको ये हर साल मिल जाएगा। इसको एक बार अगर अच्छे से समझ लिया जाए, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा जाए, तो आपका ये क्वेश्चन तो कम से कम पक्का हो जाएगा। जैसे मैं अभी 3-4 दिन पहले पढ़ा रहा था और मैंने बोला था कि 1919, 1932 और 1909 जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, 1932 का मतलब कि रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या 1909 मॉडलिमेंटरी रिफॉर्म्स, ये तीनों में रिजर्वेशंस को लेके जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा और इस पर आ गया। क्वेश्चंस का पता रहता है कि किस किस ग्रुप से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वैसे यूपीएससी किसी भी लाइन से क्वेश्चन निकालता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया है। तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ये लिखा है, लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है हमको और उसका मीनिंग समझना है और इसके अंदर का इनहेरेंट मीनिंग समझना है। लिखता है आर्टिकल 32 जो है वो ग्रांट करता है, आर्टिकल 32 गारंटीज एवरी इंडिविजुअल द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। The provision transforms fundamental rights from mere declaration of the enforceable legal rights, whereas fundamental right is violated by the state or public authorities. Means कि this provision ये fundamental rights को एक declaration से ज़्यादा बढ़ा देता है, it make it enforceable. Importance of Article 32 that it guarantees judicial protection of fundamental rights. It empowers citizens against arbitrary state functions. It upholds the supremacy of the Constitution. Constitution is supreme. Fundamental right is sacrosanct. It strengthens the rules of law. These are the basic features that suppose in interview they would ask you that why it is known as the heart and soul of the Constitution. ये 4-5 पॉइंट्स आपके हेल्प में आ जाते हैं। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हमको समझना होगा कि लाइक दैट इसको कहते हैं रिट।
सुप्रीम कोर्ट का इशू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी की बात करता है, उपचार की बात करता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है रीट, WRIT, रीट पिटिशन। आप हमेशा किसी वकील के पास जाइएगा, वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको क्रिमिनल रीट में ले जाते हैं, हम इसको रीट पिटिशन में डाल देते हैं, हम इसको सिविल रीट्स में ले जाते हैं। रेगुलर ये बातें करते रहेंगे वकील लोग, इनके सामने रीट वर्ड बड़ा कॉमन होता है। तो यही रीट है जो आप अभी पढ़ रहे हैं। दिस रीट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है। अब किसी को बोलिएगा कि किसी गवर्नमेंट अधिकारी को पब्लिक डराती है कि आप मुझे परेशान कीजिएगा, हम आपके ऊपर रीट दायर कर देंगे, और गवर्नमेंट अधिकारी को डर लग जाता है, सही में लगता है, क्योंकि रीट पिटिशन मतलब होता है कि सीधे सीधे आदमी हाईकोर्ट में पहुंचेगा तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत पहुंचेगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, कि आदमी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। कोर्ट में तो 1 to 1 जजेज जो है, जुडिशरी जो है वो अकाउंटेबल कर देगा। तो ये जो है रीट पिटिशन कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल ऑर्डर है, ताकि फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स को मिला हुआ है, किसी भी नागरिक को मिला हुआ है, इसका प्रोटेक्शन हो। ये 5 तरह के होते हैं। ये हेबस कार्पस, तो हेबस कार्पस जो ये समझिए, हेबस कार्पस, हेबस कॉर्पस, कॉर्पस माने होता बॉडी, कि बॉडी को लाओ, मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी, उस आदमी को कोर्ट में लेके आओ। कोर्ट बोलती है कि नहीं भाई, पुलिस हो, तुमने अगर रात को महिला को थाने में नहीं रखना है, रात को उसको प्रोटेक्शन में देना है, उसको ठीक है घर के सामने महिला पुलिस डाल दो। पुरुष को भी अगर तुम्हें अरेस्ट किया है तो उसको 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में लेके आओ। इसलिए शनिवार रविवार को भी कोर्ट खुला रहता है, कि पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो इसको तुरंत कोर्ट में लाना पड़ता है। टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन और इलीगल इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि 24 आप हाजत जो है, थाने में जो हाजत बना होता है, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको रात भर रख सकते हो, सुबह में 10 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस कर दो। मतलब 24 घंटा पूरा नहीं होना चाहिए, कोर्ट में लेके आना होगा। लेकिन यहाँ पुलिस कभी कभी गेम खेल लेती है, ले जाती है, 3-4 दिन तक रखे रहेगी, केस ही दायर नहीं करेगी, बिना दायर किए केस रखे रहेगी। तो इस कंडीशन में कोई वकील होता, पहुँच जाता है दरोगा जी के पास, बोलता साहब रीट पिटिशन दायर करेंगे आपके ऊपर, आप तो इसको 3 दिन से पकड़ के थाने में रखे हुए हो। तो ये जो है, ये आपको मना करता है कोर्ट कि किसी भी आदमी को 24 घंटा से ज़्यादा आप थाने में नहीं रख सकते। If a person is detained without legal justification, the court orders the authority to produce the detained person before it and explains the legality of the detention. कोर्ट बोलती है कि भाई आपने अगर किसी को पकड़ा है तो तुरंत लेके आइए, और उसका नहीं तो उसका जो अधिकार है स्वतंत्रता का वो ख़त्म हो रहा है, आप गलत रखे हुए ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर्स, अगर बिना वारंट के पकड़ते हो और चुपके से पकड़ते हो, कोर्ट जो है तुरंत उसके रिलीज के लिए जो इशू करता है उस रीट को कहते हैं हेबस कार्पस। तो हेबस कार्पस आपको समझ में आ गया। इसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि कोर्ट कमांड करती है। किसको कमांड करती है? कि जो हायर कोर्ट है वो किसी भी डीएम साहब को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी मैनेजर को, किसी बैंक के मैनेजर को, चाहे लोअर कोर्ट को भी ये बोलती है टू परफॉर्म ए पब्लिक और लीगल ड्यूटी व्हेन इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म। उसको बोलती है कि साहब आपके पास तो ये ऑर्डर गया हुआ है, आपको इस बंदे ने अपील किया हुआ है, और डीएम साहब अगर आप तुरंत इसके ऊपर में एज पर लॉ जो है जुडिशियली डिम्ड फिट जो है वो आपको काम करना है विद इन टाइम फ्रेम। तो मैंडेमस इसको कहते हैं। मतलब कि ये हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट बोलता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, जीएम साहब को, या बीडीओ साहब को, एसडीओ साहब को, डीसीएलआर साहब को, या एसपी साहब को, या किसी कॉरपोरेशन के मैनेजर को, फूड कॉरपोरेशन वाले भी हो सकते हैं। अगर आपको राशन नहीं मिलता है तो आपको राइट टू फूड जो है अंडर आर्टिकल 21 आता है, या किसी बच्चों को आप ढंग से नहीं पढ़ाते हैं तो अंडर आर्टिकल 21E आपके ऊपर में केस कर सकता है कि हेडमास्टर साहब आपने जो मेरे बच्चे को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ये तो 8वें क्लास का बच्चा है, दूसरे क्लास नहीं जानता है, और लगातार आप फीस लेते जा रहे हैं।
तो ये बात है कि तब तो मुश्किल हो जाएगी। अब जो है सो आपको ऊपर में एक्शन हो सकता है। ये मैंडेमस यही है कि लोअर ऑफिसर्स को कोर्ट बोलती है। तो ये जो है ये बात है कि अब आप बोलिए कि हेडमास्टर साहब तो भाई प्राइवेट इंडिविजुअल से, सरकारी नहीं है। टू सर्टन केसेज ये डिसाइड हुआ है कि ये भी सरकारी ही है, ये अथॉरिटी है। तो एनी हाउ दैट इज द फार फेस्ट इमेजिनेशन। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किया है कि मैंडेमस का मतलब क्या है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे विद्यार्थियों के साथ रट लेते हैं। रटने से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी समझता है कि बच्चा ने रटा होगा, तो इसको जो है सो इस तरह से पूछते। आप देखिएगा पूछा हुआ सर्शियरी के बारे में ऐसा कुछ पूछा घुमा के कि मैक्सिमम बच्चे रटे हुए बच्चे सब के सब जो है 0 नंबर लेके या निगेटिव नंबर लेके निकल गए। ये नहीं कर रहा है एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने इसको बड़ा डिटेलिंग कर दिया। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कोई क्वेश्चन आ सकता है। इफ ए म्यूनिसिपल अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू इश्यू लाइसेंस डिस्पाइट फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, द कोर्ट में इश्यू मैंडेमस डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू एक्ट। मान लें म्यूनिसिपलिटी से आपने बोला कि साहब हमको इस चीज़ का लाइसेंस चाहिए और ड्यू है, मिलना भी चाहिए आपको, और आपको दे ही नहीं रहा है, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब तुरंत उसको दे दीजिए। अब प्रोहिबिशन वर्ड का समझिए मीनिंग। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या मतलब होता है? प्रोहिबिट करते, मना करना। तो ये मैंने टू फॉरबिड, तो क्या आपने समझा? हैबस कॉर्पस समझा और मैंडेमस समझा। अब तीसरा वर्ड पे हम क्या जा रहे हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि हाई कोर्ट जो है बोलता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, जैसे कि मान लिया कि कोई टीचर साहब है, टीचर को एज ए मुखिया ने सस्पेंड कर दिया। अब मुखिया ने सस्पेंड कर दिया तो टीचर पहुंच जाएगा ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल बोलेगा कि ठीक सस्पेंड रहिए आप। तो हाई कोर्ट बोलेगी ट्रिब्यूनल को कि भाई ये जो है इसको आप जल्दी से इसका प्रोसीडिंग चालू कर दीजिए, कि जो लीगल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स, कि अभी ये प्रोसीडिंग चालू मत कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी इसको रिलीफ दे दीजिए। मान लिया समथिंग लाइक दैट, मतलब कि ऊपर के कोर्ट ने मना किया है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है आपका प्रोहिबिशन है, ये समझ लिए। प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब होता है टू फॉरबिड। सर्शियरी का आप देख लीजिए, यही से क्वेश्चन पूछ दिया था। सर्शियरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू क्वेश द ऑर्डर डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ऐसा दे दिया है, मान लिया कि आपकी ज़मीन को कन्फिस्केट कर लिया गया है और वही एकमात्र ज़मीन है जिसके आधार पर का रोजी रोटी चलता है, और सरकार बोलती है कि ज़मीन लेना तो मेरा राइट है, हमको तो काम ही काम है। तो इस कंडीशंस में सर्शियरी होगा कि हाई कोर्ट बोलेगा कि जो डिसीजन है DCLR साहब का या STM साहब का इनकी ज़मीन लेना ही है, उसको क्वेश कर देगा कि नहीं ये नहीं चलेगा। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हुआ ना, STM का क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है कि ज़मीन को आप एक्वायर कर ले सकते हो। कोई मान लिया कि एक रेलवे के स्टेशन के अगल बगल में रेलवे की प्रॉपर्टी कोई दुकान चल रहा है, हो सकता है वो दुकान दादा के समय से चल रहा हो, बेटा भी चला रहा हो, पोता बैठ रहा है, और एकाएक रेलवे वालों को हुआ, रेलवे ने अपने, रेलवे में भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, रेलवे के अपने भी उनका पावर होता है, अंडर द पब्लिक प्रेमाइसेज एक्ट कहते हैं इसको। इस एक्ट के तहत पावर मिला हुआ, पब्लिक प्रेमाइसेज एक्ट। तो इस एक्ट के तहत पावर मिला हुआ, तो रेलवे के आप ऑफिसर बन गए UPSC क्वालिफाई करके, रेलवे का ऑफिसर है आप, और आप गए उसके दुकान को पूरा सामान उठा के ले गए और दुकान को तोड़ ताड़ दिए। तो भाई आपने तो क्या किया? क्वासी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पब्लिक प्रेमाइसेज एक्ट में आपको पावर मिला हुआ है। तो ये जो है आपको ये क्या करेगा कि सर्शियरी के अंदर में इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू क्वैश द ऑर्डर। बोले कि साहब DRM साहब आपका ऑर्डर को क्वैश करते हैं, आप जो काम किए हैं ये गलत है, उस बंदे का बेचारे का जीवन जीने का अधिकार खत्म हो रहा है, और जो फंडामेंटल राइट है 21 खत्म हो रहा है। तो ये क्यों किया गया? ये करेक्टिव नेचर, यही पर क्वेश्चन पूछा गया था सर्शियरी का, और अच्छे खासे लोग, बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट मेरे स्टूडेंट लोग, वो लोग यहाँ पर जाके गच्चा खा रहे थे। उनको फिर से सब पढ़ा के लाइन बाय लाइन, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लोग तो रट लेते हो, रटोगे तो कभी ना बनोगे। इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ऑफिसर से उम्मीद किया जाता है कि अंडरस्टैंड करेगा। दैट इज द सर्शियरी।
जब डिसीजन किसी ने कर दिया तब सर्शियोरी लगाया जाता है। अब प्रोहिबिट का मतलब है डिसीजन के पहले उसको मना कर दिया जाता है। तो किसी ने अगर जुरिस्डिक्शन मतलब किसी का दुकान लूट लिया, ले लिया, रेलवे का अधिकारी है, लेके उठा कर चले गए तो सर्शियोरी लगा, लेके चले गए, एक्शन हो गया तो अब मना करेगा। तो ये एरर ऑफ लॉ। अब लाइए यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्वासी डिफरेंस क्या है प्रोहिबिशन और सर्शियोरी में। यहाँ पर बता दिया है हमने। क्वे वारंटो, क्वे वारंटे मतलब कि भाई आपकी अथॉरिटी है क्या, आपके पास जो पावर है। इट हैपेंस, एक मुखिया साहब ने एक लोअर स्कूल के 5वीं क्लास के पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। मुखिया साहब गए, बोले कि कल से आपको ड्यूटी में नहीं आना है। तो इनसे पूछा गया मुखिया साहब को कोर्ट का दौरा कि क्या आपको अथॉरिटी है कि नहीं। मुखिया भी बड़ा स्मार्ट था, उसने क्या किया कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट की नियमावली निकाला और बोला कि 5 का अंग, बिहार में ऐसे ही चलता है, 5 के अंग में साहब लिखा हुआ है कि कोई अगर हेडमास्टर साहब फिनेंशियल अगर गड़बड़ी करेंगे स्कूल को तो हम उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। आई एम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो बोला कि बहुत सही बात है। तो क्वे वारंटो मतलब कोर्ट पूछता है किस अथॉरिटी से आप कर सकते हैं। तो कोर्ट का कहे कि आप किस अथॉरिटी से ये काम किए हैं, ये चीज पूछा जाता है। बड़ी बात समझे कि आपको अपने के पावर है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो मान लिया कि ये जैसे कोई आदमी पब्लिक ऑफिस इलीगली एक्वायर करने की बात कर रहा है ना, तो क्वे वारंटो। मान लिया कि कर्मचारी गया लगान वसूलने के लिए गांव में और जाके किसी के घर के में ताला लगा दिया, बोला कि आदमी घर में था नहीं, जब लेने जाते हैं मालगुजारी भाग जाता है, हम ताला लगा दिए। तो उसे कोर्ट पूछेगा किस अथॉरिटी से भाई, क्वे वारंटो, क्या अथॉरिटी मिला आपको। तो इफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड टू कॉन्स्टिट्यूट और पब्लिक पोस्ट, द कोर्ट में आस्क अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफिसर इज बीइंग हेल्ड। मैं एक बात आपको फिर से बता रहा हूँ, हालांकि एक बार आप सुनोगे तो ये आपके कान से जाएगा, फिर उस कान से निकल जाएगा। आप इसको दोबारा सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा इसी किताब को, तब जाके क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इसको बोलता है गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। सो आई फील दैट नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो मैं इसीलिए आपको रीट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो मैंने आपको एक प्यार से फिर से दोबारा समझाने की कोशिश किया हूँ। आप इसको पढ़ के समझ के दिमाग के अंदर घुसा लीजिएगा, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके, थैंक यू।